गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया। ऐसे तो मलेरिया नामक बुखार से आप सभी परिचित हैं। जीवन में कभी न कभी आप इसका शिकार अवश्य हुए होंगे, है ना। अगर हम मलेरिया के डाटा की बात करें तो पूरे विश्व में 2020 में करीब 1,40,00,000 नए मामले सामने आए थे, जिसमें 69,000 लोगों की मौतें हुई थी। भारत से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 निर्धारित किया गया है और यह तभी संभव है जब हम सभी मिलकर अपने समुदाय को मलेरिया के प्रति जागरूक बनाएं। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मलेरिया शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द माला और एरिया दो शब्दों से हुई है, जिसका अर्थ है बुरी हवा या बैड एयर्स। मलेरिया को पहले दलदली बुखार के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यह दलदली क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैलता था। मलेरिया को सबसे पहले 1880 ईस्वी में फ्रांस के चिकित्सक चार्ल्स लुई लेवलेन ने लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल में देखा था एवं रोनाल्ड रॉस ने यह प्रमाणित किया था कि यह बीमारी मच्छर के द्वारा एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों में स्प्रेड होती है, अर्थात फैलती है। तो हम कह सकते हैं कि मलेरिया का जो वाहक है वो क्या है? मच्छर है। अगर हम मलेरिया के डिफिनीशन की बात करें तो इस तरह कह सकते हैं कि मलेरिया एक वेक्टर जनित संक्रमण है जो जीनस प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है एवं संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से यह एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों में स्प्रेड होता है, फैलता है। अक्सर स्टूडेंट हमसे सवाल करते हैं कि सर क्या कोई भी मादा एनोफिलीज मच्छर हमें बाइट करेगी तो क्या हम मलेरिया से ग्रसित हो सकते हैं? तो किसी भी मच्छर को संक्रमण फैलाने के लिए सबसे पहले उसे संक्रमित होना होगा। मच्छर को संक्रमित होने के लिए एक संक्रमित व्यक्ति की आवश्यकता होगी, अर्थात अगर किसी संक्रमित व्यक्ति को मादा एनोफिलीज मच्छर बाइट करता है तब वो मच्छर संक्रमित होगा और किसी अन्य पर्सन को काटेगा तो भी मलेरिया से संक्रमित हो सकता है। अब यहाँ एक सवाल और आती है जो कि मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये बताइए कि अगर मान लीजिए किसी संक्रमित व्यक्ति को कोई मादा एनोफिलीज मच्छर बाइट किया और उसके तुरंत बाद वो किसी अन्य व्यक्ति को भी बाइट करता है तो क्या वह अन्य व्यक्ति भी मलेरिया से संक्रमित हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जब किसी संक्रमित व्यक्ति को मादा एनोफिलीज बाइट किया तो उस मच्छर में भी एक सेक्सुअल लाइफ साइकिल का प्रोसेस होता है और जब तक वो लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा तब तक वो मच्छर किसी व्यक्ति को मलेरिया स्प्रेड नहीं कर सकता है। तो आई होप अब आप जान गए होंगे कि मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और वेक्टर कौन से हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि मलेरिया होने का कारण क्या है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया होती है और यह जब किसी व्यक्ति को मादा एनोफिलीज मच्छर बाइट करता है तो स्पोरोजोइट्स को उसके ब्लड में छोड़ देता है और वो ब्लड से सीधा होते हुए कहाँ जाता है? ह्यूमंस के लीवर सेल में। लीवर सेल में वो जब तक रहता है तब तक आपको कोई सिम्टम्स दिखेगा नहीं। लीवर सेल को ब्रेक करने के बाद जब वो रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा होता है, उसे नष्ट कर रहा होता है, तब आपको उसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं। जब कोशिकाएं नष्ट होने लगती है
जिसके कारण पेशेंट एनीमिया का शिकार हो जाता है, अर्थात उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है और गंभीर मामलों में शरीर के नाजुक अंग अपना काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अब हम अगर इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें कि वे कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित हो सकता है। तो सबसे पहले हम की सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फीवर। मलेरिया के केस में हमेशा ठंड दे के बुखार आता है और पसीने के साथ बुखार छूटता है। पेशेंट को तेज सर दर्द हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, वजन में कमी हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, उल्टी की टेंडेंसी हो सकती है या उल्टी हो सकता है। और भी ऐसे बहुत से सिम्टम्स हैं जो मलेरिया में देखे जाते हैं। अगर हम मलेरिया को आइडेंटिफाई की बात करें तो इसको हम 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं: कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वीटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज में 15 मिनट से 1 घंटे तक ठंड लग सकती है और जब रेड ब्लड सेल्स, जो कि मैंने अभी बताया कि स्पोरोजोइट्स लिवर सेल में इंटर करते हैं और लिवर सेल में डेवलपमेंट के बाद लिवर सेल को ब्रेक करके रेड ब्लड सेल को अपना शिकार बनाते हैं, और जब रेड ब्लड सेल्स रैप्चर्स होते हैं तब हमें ये सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स रैप्चर होते हैं उसके कारण हमको नौसिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है और हेडेक्स हो सकता है। अब सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज को हॉट स्टेज कहा जाता है, जिसमें आपको हाई फीवर आ सकता है क्योंकि वह नए रेड ब्लड सेल्स में अपना आक्रमण शुरू करते हैं। थर्ड स्टेज में स्वीटिंग आ सकता है, जिसको हम लोग स्वीटिंग स्टेज कहते हैं। पेशेंट रोगी को पसीना आएगा और बुखार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कभी कभी 48 से 72 घंटे में बुखार की पुनरावृत्ति हो सकती है। आगे हम देखते हैं कि वे कौन कौन से मलेरिया के स्पीसीज हैं जो हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं। अगर हम स्पीसीज की बात करें तो इसे हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसको पीवी के नाम से जाना जाता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, जिसको आप अक्सर पीएफ के नाम से जानते हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम नोबलेसिस। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैसिफेरम 2 ऐसे स्पीसीज हैं जो हमारे भारत में कॉमनली देखे जाते हैं, जिसमें से प्लाज्मोडियम फैसिफेरस को डेंजरस के नाम से भी जाना जाता है। अब प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम को डेंजरस क्यों कहा जाता है? वे कौन सी जटिलताएं हैं जिसके कारण प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरस का अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आदमी का डेथ हो सकता है? अगर किसी प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम से कोई व्यक्ति ग्रसित है और उसको हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया तो कई घातक जटिलताएं उत्पन्न हो जा सकती है, जैसे सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है, अर्थात दिमागी बुखार। इसमें पीड़ित मरीजों को स्नायु तंत्र संबंधी दिक्कतें हो सकती है, जैसे मिर्गी, लकवा होने का संभावना होता है और साथ ही रोगी कोमा में भी जा सकता है। दूसरी जो जटिलताएं आती हैं उसमें मलेरिया हाइपोरेक्सिया, कहने का मतलब रोगी को हाई ग्रेड फीवर आता है। इसमें फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। तीसरी जटिलताएं हैं ब्लैक वाटर फीवर। अभी ब्लैक वाटर फीवर एक्चुअल में क्या होता है, तो आइए थोड़ी सी जानकारी हम ब्लैक वाटर फीवर के बारे में लेते हैं।
ब्लैक वाटर फीवर मलेरिया संक्रमण की एक जटिलताएं हैं, जिसमें आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिका क्या होती है कि वे रक्त प्रवाह में फट जाती है, जिससे हेमोग्लोबिन को सीधे रक्त वाहिकाएं और मूत्र में छोड़ दिया जाता है। फलस्वरूप क्या होता है कि हमारी किडनी और कुछ नाजुक अंग डैमेज हो सकते हैं और उस स्थिति में व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम में को डेंजरस कहा जाता है। आजकल जो अधिकतर मौतें होती है वो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के कारण ही होती हैं। अगर हम इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो हर स्पीशीज का इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है। इंक्यूबेशन पीरियड आप लोग समझ रहे होंगे, जो कि मैंने पिछली क्लास में चर्चा किया था। इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब है कि संक्रमण आपको लग गया है, लेकिन उसके लक्षण आने में, उसके सिम्टम्स आने में आपको उतने दिन का समय लग सकता है। अगर हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो यह 18 से 17 दिनों का होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का 9 से 14 दिनों का इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है। प्लाज्मोडियम ओवल का 16 से 18 दिन का, प्लाज्मोडियम मलेरी 18 से 40 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है और प्लाज्मोडियम नोवेलेसिस का सबसे कम 9 से 12 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब हम आगे देखते हैं कि हमें जो मादा एनोफिलीज मच्छर संक्रमित करता है, मलेरिया का जो वाहक है वो मादा एनोफिलीज मच्छर, उसका लाइफ साइकिल क्या है। एक मच्छर को अंडे से मच्छर बनने में कितने दिन का समय लगता है, तो चाहिए आइए संक्षिप्त में हम इसको थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले एडल्ट मॉस्किटो क्या करती है कि वह किसी संक्रमित किसी भी व्यक्ति का ब्लड को सॉक करेगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रजनन के लिए खून की आवश्यकता होती है। प्रजनन करने के बाद एडल्ट एनोफिलीज मॉस्किटो ठहरे हुए पानी की सतह पर अपना अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद 2 से 3 दिन के बाद एक मच्छर का लार्वा प्रत्येक अंडे से निकलता है। लार्वा मच्छर के जो लार्वे हैं वे पानी में रहते हैं और छोटे जानवरों एवं पौधों से अपना आहार लेते हैं जब तक कि वह प्यूपा न बन जाए। प्यूपा पानी में रहते हैं परंतु कुछ खाते नहीं हैं। कुछ दिनों के बाद यह एक वयस्क मच्छर प्यूपा से निकलता है और उड़ जाता है। उसके बाद वो किसी अन्य पर्सन को अपना शिकार बनाता है, किसी अन्य आदमी को के ब्लड को सॉक करता है और फिर प्रजनन करने के लिए साफ और स्थिर पानी की तलाश करता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक मच्छर को एक अंडे से एडल्ट मच्छर बनने में करीब 8 से 10 दिन का समय लगता है। वो प्रोसेस क्या है? एडल्ट मॉस्किटो सबसे पहले पानी की सतह, कैसा पानी? साफ और स्थिर पानी की सतह पे अपना अंडा देता है। अंडा देने के 2 से 3 दिन के बाद लार्वा में कन्वर्ट होता है। लार्वा से प्यूपा बनता है और प्यूपा से फिर एक एडल्ट मॉस्किटो तैयार हो जाता है। तो ये था मादा एनोफिलीज मच्छर का जीवन चक्र। तो आज हमने ये जानकारी ली कि मलेरिया के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, वे कौन से वेक्टर्स हैं जो हमें मलेरिया को स्प्रेड करते हैं, मलेरिया के क्या लक्षण हैं और मलेरिया के कौन कौन से स्पीसीज हैं। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्लाज्मोडियम का
लाइफ साइकिल्स क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।